अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बात करेंगे अब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की। पहले जैसे सिंपल एक सिचुएशन समझ सकते हो कि आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका वो एक इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूँ, मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट बोलूँगा और मिरर में जो मुझे दिख रहा है उसे इमेज बोलूँगा। लेकिन अब ये फिजिक्स में ये बातें किस तरीके से डिफाइन होती हैं ऑब्जेक्ट की और इमेज की, इसे समझना है। तो पहली बात, तो दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड by the point of intersection of incident rays। मतलब ये समझो कि लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ेगी, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन उस रिफ्लेक्टेड रे से नहीं मतलब है। ये इंसिडेंट रेज हैं जो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे उससे वो पोजीशन डिफाइन होगा ऑब्जेक्ट का। इसे हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन पहले दोनों बातों को नोट कर लेते हैं। दूसरा है दी पोजीशन ऑफ इमेज is defined by the point of intersection of reflected rays और refracted rays। मतलब हमें अगर इमेज का पोजीशन जानना है तो हमें देखना होगा रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे कट रही हैं या फिर रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। रिफ्रैक्टेड की बात वही होगी जैसे लाइट किसी मीडियम में इंसिडेंट हुआ और उस मीडियम में एंटर कर गया। जैसे वाटर, पानी के ऊपर कोई लाइट बीम इंसिडेंट होगा तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, ज़्यादातर पार्ट उसके अंदर एंटर कर जाता है, उसे हम लोग अंदर जो गया उसे रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड बीम की बात कहेंगे। तो अब ये समझ लो कि जब कभी भी हमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन की बात करनी होगी तो हमें देखना होगा उस इवेंट में, उस सिचुएशन में कि इंसिडेंट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जब भी इमेज के पोजीशन की बात करनी होगी तो हमें देखना होगा कि रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं।
इसी बेसिस पर ऑब्जेक्ट या इमेज के पोजीशन डिफाइन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से इस बात को समझो। तो ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल में ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट से जो रे इंसिडेंट हुई, कम से कम 2 रे हमें ढूंढना होगा ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को दिखाने के लिए। तो वैसे तो इस ऑब्जेक्ट से कई सारे रेज निकल रहे होंगे हर डायरेक्शन में। कोई 2 रे लिया तो इस प्लेन मिरर पर जो ये रे इंसिडेंट हो रही हैं, इन्हें हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये मान लो इंसिडेंट रे I1 है, ये इंसिडेंट रे I2 है। और जब ये रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट करेंगी तो ये ऐसे I1 रिफ्लेक्ट हुआ, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे R1 नाम दे दें। उसी तरीके से ये I2 रिफ्लेक्ट हुआ, इसे R2 नाम दे दो। ठीक। तो अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे तो यहीं पे खत्म हो गई, और आगे अगर हम सोचे भी तो आगे तो ये कटने का चांस है नहीं। इंसिडेंट रे कट रही है यहाँ पे, तो ये इंसिडेंट रे के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात बोलते हैं, जहाँ पे इंसिडेंट रे कट रही है ये दोनों। और ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर गई, ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर गई, तो आगे तो ये डाइवर्ज कर रहा है, आगे कहीं कटेगा नहीं। तो इन दोनों रे को पीछे ट्रेस करके देखें तो ये लग रहा है उधर से जो देखेगा कि ये दोनों रे यहाँ पे कट रही होंगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेंगे वो पोजीशन कहलाएगा इमेज पोजीशन, या उसे इमेज बोलेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, एक्चुअली में ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कट नहीं रहे हैं। रे तो इधर से जो देखेगा उसे लगेगा कि ये दोनों रे यहाँ पे कट रहे हैं। तो जब ये रे ऐसा लगे, मीन्स रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट, लग रहा हो कि वहां पे कट रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और रे जहां पे रियली में कट रहे होंगे उसे हम लोग रियल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट की बात बोलेंगे। तो ये जो O है ये रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रियली में कट कर रहे हैं रेज ये दोनों। और यहाँ पे ये रेज जा नहीं रहे उधर कट करने के लिए, ये रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कि वहां पे कटेंगी, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो वर्चुअल या रियल की जब भी बात होगी तो आपको यही समझना है कि जहाँ पे रे रियली में कट कर रहे हैं वो रियल होगा, और जहाँ पे रे को एक्सटेंड करके काटा गया या लग रहा है कि वहीं पे रे कटेंगी या कट रही होंगी तो वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी रियल भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रियल इमेज भी हो सकता है। जैसे एक दूसरे सिचुएशन में देखो, इस बार एक लेंस लिया मैंने और इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है ना। तो लेंस जैसे कोई भी चश्मा ले लो किसी का, वो लेंस ही है एक तरीके से।
तो उससे लाइट रे आगे निकल जाएंगी, लेकिन ये मीडियम जो है, ये लेंस कांच का बना होता है, तो इस मीडियम से पास होने के बाद ये रे बेंड करेंगी अपने लाइन में नहीं जा करके, तो ये बेंड करके रे मान लो यहाँ पे कट कर गई, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहलाएंगी, ये पास कर गई। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, और रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे कटेंगी वो पोजीशन होगा इमेज का। इस बार यहाँ भी रियली में रेज कट रहे हैं, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रेज हैं दोनों, और ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं। तो रियली में रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पे कट रहे हैं, इसलिए इस बार रियल ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। तो अब आपको जब कहीं भी आगे कहा जाए ऑब्जेक्ट या इमेज की बात, तो वो कैसे फॉर्म होता है उसको समझना है इन एग्जाम्पल से, कि ऑब्जेक्ट उसे बोलेंगे जब भी कोई ऑप्टिकल डिवाइस होगा तो उस पर रे जो इंसिडेंट होंगी वो इंसिडेंट रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा, और उस ऑप्टिकल डिवाइस से रे जो रिफ्लेक्ट होंगी या जो रे रिफ्रैक्ट होंगी आगे जाएंगी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इमेज का पोजीशन डिफाइन होगा। और वर्चुअल और रियल की बात हम लोग देखें ही, जहाँ रियली में रेज कटेंगे वो रियल, और जहाँ पे लगेगा कि कटेंगी वहाँ पे वर्चुअल। तो अब वन बाय वन हम लोग डिफरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट पे आएंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर की बात होगी। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की चर्चा अभी किया भी मैंने, कि एक जो कांच है, कांच का बना हुआ कोई प्लेट या स्लैब ले लो, उसके एक सरफेस की सिल्वरिंग कर दो, मतलब उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का कह सकते हो कि एक पतला सा लेयर लगाया जाता है जिससे वो सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। तो उस डिवाइस को या उस वो जो बना है उसे हम लोग प्लेन मिरर की बात करेंगे। अब प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करता है, तो हम लोग उसी की बात सबसे पहले करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की बात करो तो ऐसे में जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ही इमेज की बात होगी, तो जो ऑब्जेक्ट लिया जा सकता है उसमें पहले बात होगी पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात होगी सबसे पहले। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट
मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का कोई शेप साइज नहीं हो, बिल्कुल पॉइंट जैसा। और इसके इमेज की बात करो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है। तो करेंगे क्या कि कम से कम 2 लाइट रे इससे लेंगे इस मिरर सरफेस पर। दो इंसिडेंट लाइट, ये मान लो I1 है और ये I2 है, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सोचें तो ये वाली लाइट जो सीधे गिरी है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा। जो लाइट नॉर्मली गिरेगी तो उसका नॉर्मल के साथ एंगल 0 होगा, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ये लाइट जो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी परपेंडिकुलरली ही लौट आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के उसी लाइन पे आएगी। मतलब हमें लगेगा कि ये लाइट जो है कहीं इधर से रिफ्लेक्ट होने के बाद R1 जो इधर कोई देख रहा होगा उसे लगेगा R1 कहीं उधर से आ रहा है। और इसकी बात करो I2 की, तो ये I2 जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना चाहिए इसे। तो ये R2 ले लो, जो भी है। अब इधर से देखने वाले को लगेगा एक R1 ऐसे आ रहा है, R2 इधर आ रहा है, दोनों को पीछे इंटरसेक्ट कराओगे तो यहाँ पे कट करेगा। ये पोजीशन होगा इमेज पोजीशन। तो इस प्लेन मिरर ने क्या किया कि इस प्लेन मिरर ने एक रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाया है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे ये ऐसे खींच दो तो ये नॉर्मल है, इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और ये एंगल भी सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे। और ये एंगल सेम होगा। जैसे मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये मान लो कि x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो x इमेज का डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर होंगे। और कैसे? तो उसके लिए मान लो इस एंगल को अल्फा लिए, इस एंगल को बीटा ले लिए मान लो। तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा और ये भी बीटा होगा, ये एंगल और ये एंगल, है ना। इस M पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुआ है। अब इस इधर के ट्रायंगल को सोचो और उधर के ट्रायंगल को सोचो, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है और ये दोनों एंगल भी, एंगल अल्फा और एंगल बीटा दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, तो इतना होते ही ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और इस तरीके से होगा क्या कि अब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो सब कुछ इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। मतलब इस कंडीशन में कह सकते हो ये जो O है ऑब्जेक्ट, I है इमेज,
So here x नॉट बराबर एक्स सी, इसका मतलब दैट इज perpendicular distance of object and its image will be equal from the mirror. मिरर से दोनों ही बराबर दूरी पे होगा, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। दूसरी बात एक और समझनी होगी कि जब कहीं भी ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करो प्लेन मिरर के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही लाइन पे होंगे, वो लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज will be on the common line drawn perpendicular to the mirror। मतलब इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखना है, जब भी प्लेन मिरर के किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो एक तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी उसी दूरी पे इमेज भी होगी, और ऑब्जेक्ट से इमेज को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो कह सकते हो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। इसको ज़्यादा बेटर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, इस लाइन को, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दैट द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज is perpendicular to the mirror। ये ऑब्जेक्ट और इमेज को कोई लाइन अगर मिला रही हो तो वो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। इसमें कह सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल के दो एंगल है कि ये एंगल इक्वल है, ये दो एंगल भी इक्वल है, तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, और तीनों एंगल बराबर हो गए, एक साइड कॉमन हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल हो गए दोनों। अब जैसे जब कहीं भी मान लो एक एग्जाम्पल में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ओ, और प्लेन मिरर को कैसे भी रख दिया गया, मान लो कि एक प्लेन मिरर को इस तरीके से रख दिया गया, ये मान लो एक प्लेन मिरर है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो ये नहीं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं उधर बनेगा, नो, हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट से मिरर के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगी, और जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज बना दो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे। तो किसी भी प्लेन मिरर के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जानने के लिए सिंपली उस ऑब्जेक्ट से उस मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, उसी परपेंडिकुलर लाइन पर वो इमेज होगा, और उस मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज होगा। तो ये बात पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हो गई। वही अगर हम लोग
किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसे समझ लो, नोट करो इसे। अब देखिए, अगर कोई दूसरा देखें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कोई है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जिसका कोई शेप साइज अब है, तो सपोज ये इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा, और इसे किसी प्लेन मिरर के आगे रखा गया है। अब इसके इमेज की बात करनी है हमें, तो इसके लिए अब है क्या कि इस ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आप कई सारे नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में बांट सकते हो। ये क्या है, कई सारे पॉइंट से मिल करके बना है ये सारा। तो जैसे ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ का, इसका इमेज, तो परपेंडिकुलर लाइन खींचे, जितनी दूरी पर इधर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा उधर। जैसे यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, इसका भी ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, जितनी दूरी पे इधर है उतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। सेम जैसे इसको ले लो, तो जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। मतलब ये मान लो कि कोई ए बी सी नाम दिए, ए का इमेज यहाँ ए डैश, बी डैश और ये सी डैश इसका। उसी तरीके से हर किसी का अगर इमेज वहां लेंगे तो देखोगे ये भी कुछ उसी तरीके का बन जाएगा, ऐसे, है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसे कह सकते हैं ये लेटरली इन्वर्ट हो गया है, मीन्स जो ये वाला जो मान लो इधर का जो पूंछ है, जो मिरर के इधर नजदीक है, वो उधर भी नजदीक है। तो जैसे इधर से देखे तो जब इमेज बना तो ऐसे पलट गया है। ये आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। जैसे कोई मान लो इधर को मिरर है और ऐसे खड़े हो जाओ, तो आपका जो इमेज बनेगा उधर, उसके लिए क्या है, इस हैंड का इमेज जो है उधर, मतलब ये जो लेफ्ट है इमेज का, वो राइट टाइप का लगेगा। लेकिन तरीका अब यही है कि किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए यहाँ पे कह सकते हो कि यार एक्सटेंडेड object can be considered as number of point objects, है ना। और उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक और एग्जांपल से समझ लो इसे।
जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर ऐसे ले लो, मान लो ये एक्स एक्सिस पर ऑब्जेक्ट है और ये वाई एक्सिस है। और प्लेन मिरर जो है वो इस तरीके से बीचों बीच 45 डिग्री पे। ये कोई ए बी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज देखना है। इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? तो अब तरीका क्या है कि ये जो इसको कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं एक्सटेंडेड को। तो ये जो ए पार्ट है इसका मान लो इस पॉइंट का इमेज तो मिरर के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और जितनी दूरी पर मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज होगा। ए वाले पार्ट का इमेज यहां से शुरू होगा ए डैश। उसी तरीके से बी का इमेज चाहिए तो बी से अब एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें। ये बी का इमेज यहां बन गया बी डैश। अब देखो बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सबका इमेज इसी में बनेगा। तो अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जितने भी वो सारे हैं सबका इमेज बीच में लाइन करेगा। तो ये इसका हम लोग इमेज बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पर इसका इमेज इसलिए आ गया क्योंकि ये मिरर ठीक 45 डिग्री पे है। तो ये 45 डिग्री होगा तो ये भी एंगल 45 होगा, दोनों सेम होंगे। तो जितने दूरी ये है उतनी ही दूरी ये रखनी है। तो वो एक्स एक्सिस पे है तो ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का यही अब तरीका है कि उसको कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट में बांट दो। एक देखो एक एग्जाम्पल जो कि क्लास 10 लेवल पर भी ये क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन को अपना फुल इमेज देखने के लिए किसी प्लेन मिरर का लेंथ कितना लेना चाहिए। और उसका आंसर सिंपल है कि जितनी भी हाइट होगी पर्सन की उसके आधे लेंथ का वो मिरर होना चाहिए। और उसे हम लोग इस कह सकते हो कि रे डायग्राम से समझेंगे। तो ये कहा गया इसमें कहा गया फाइंड आउट द
length of plane mirror required to view the full image of a person by him. ये पर्सन खुद ही अपना फुल इमेज देखना चाहता है, तो मिरर किस लेंथ का कम से कम चाहिए। तो सपोज ये मान लो कि एक पर्सन की बात हो गई, ये टोटल इसकी हाइट से h है, और पर्सन देखेगा कैसे, पर्सन अपना इमेज कैसे देखता है। तो कोई उस कमरे में जो भी रोशनी है, लाइट बल्ब जल रहा है, वो लाइट उसके चेहरे पर या उसके पूरी बॉडी पे पड़ी, उसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट प्लेन मिरर पे गई, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट उसकी आंखों में पड़ेगी, उससे वो अपना इमेज देख पाएगा। मतलब जब भी आप एक मिरर को रखते हैं अपने सामने, तो उस मिरर पर होता क्या है कि आपके चेहरे से लाइट उस मिरर पे पड़ती है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे आएगी, तब आप फुल इमेज देख पाओगे। तो ये पर्सन का मान लो हेड है, टॉप, बीच में कहीं पे यहाँ पर उस पर्सन की आई है, और ये इसका लेग है ना। सामने कोई प्लेन मिरर है, तो हमने ये मान लिया कि हेड से आई तक का, मतलब ये बोलो तो पूरा ये जो फोर हेड का चौड़ाई है आंख तक का ऊपर का, ये पार्ट एक्स है, और नीचे फिर आई से लेकर लेग तक ये पूरा पार्ट वाई है। तो यहाँ पे यार एक्स प्लस वाई बराबर एच हो जाएगा टोटल जोड़कर। अब देखो, अब इसे टॉप का ये हेड भी देखना है और लेग भी देखना है। मतलब इस यहां से जो लाइट रे पड़े इसकी आंखों में जाए, उसके लिए जरूरी क्या है कि बीचों बीच ई से एल के बीचों बीच लाइन खींच दो, तो ये लाइट रे जाए और रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में पड़ेगी। क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ये दोनों लेंथ भी सेम होंगे। मतलब आई से लेकर यहां तक का जो ये लेंथ होगा, ये y/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से हेड को देखना है, तो यहां भी बीच में एक लाइन खींचो, और इधर को हेड से जो लाइट गिरी वो रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंखों में आएगी। अब ये अगर x है तो हाफ जो पार्ट है ये x/2 हो गया। तो अब इस मिरर के हेल्प से देख रहे हो, इधर नीचे का भी सबसे नीचे वाला पार्ट भी देखा जा सकता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट भी देखा जा सकता है, और जो जरूरत पड़ी, क्योंकि उधर के मिरर से कोई मतलब नहीं, उधर जो लाइट पड़ रही होगी कहीं और जा रही होगी, आंखों में जो लाइट आ रही है वो इतनी ही दूरी तक, मतलब यहाँ पे जो ये एल है लेंथ जो जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक का। So now length of mirror
रिक्वायर्ड, एल की बात कर लो तो एल है क्या, तो ये दोनों ऐड कर देंगे x/2 प्लस y/2। इसे लिख सकते हो x प्लस y/2। x प्लस वाई क्या है, तो हाइट ऑफ पर्सन h, तो ये मेरा फाइनली h/2। यहां कह सकते हो कि दैट इज हाफ द हाइट ऑफ पर्सन। ये हमें लेंथ चाहिए, तो ये अपना फुल इमेज देख पाएगा। नेक्स्ट अब एक दो केसेस पे आते हैं, जैसे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, तो एक कोई प्लेन मिरर ले लो और इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है। ये सपोज इंसिडेंट लाइट है, और अगर ये लाइट, जैसे ये मान लो कि इसका नॉर्मल, ये लाइट अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट इधर सीधे जाती, है ना। लेकिन मिरर के कारण ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो या जो भी, ये मान लो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होगा भी तो थीटा एंगल पे ही। ये दोनों बराबर होते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट, तो अब अगर इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करोगे, तो इंसिडेंट लाइट बिना प्लेन मिरर के जिस डायरेक्शन में जाती, उस पोजीशन से ये इतने एंगल से, मान लो डेल्टा से, डेविएट कर गई, है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये डेविएशन कितना हुआ। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई ले रहे हैं तो आई ही लेके चलो। तो ये टोटल कर सकते हो इन डायग्राम, ये तीनों एंगल टोटल जोड़ दो, डेल्टा प्लस आई, तो तीनों मिलकर पाई है 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये डेल्टा क्या होगा, तो पाई माइनस 2i। ये एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी ध्यान में रखना है कि प्लेन मिरर से इंसिडेंट होने के बाद लाइट डेविएट हो जाएगी इतने एंगल से, पाई माइनस 2i से, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका है। तो
इसे हम लोग ऐसे थोड़ा ग्राफिकली भी देखो, जैसे इस एक एक्सिस पर डेविएशन रख दिया जाए, एक एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रख दिया जाए, तो ये डेल्टा और आई में एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, निगेटिव स्लोप होगा। तो आई जीरो रखने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो डेल्टा पाई होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के एलोंग आ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी वापस सीधे लौटेगी उसी लाइन पे। मतलब जो इंसिडेंट लाइट थी वो 180 से घूमकर उधर चलेगी। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, डेविएशन एंगल घटेगा। और कह सकते हो कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ करके 90 पे आ जाए, π/2 पे, तो डेविएशन जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट सीधे ये निकल जाएगा। यहां भी आई की वैल्यू π/2 रख दो तो डेल्टा जीरो आएगा। तो एक प्लेन मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो डेविएशन टोटल इतना प्रोड्यूस होगा। एक जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो दो मिरर एक साथ आ जाए तो टोटल डेविएशन कितना होगा, उस घटना को थोड़ा समझते हैं। से एक ये प्लेन मिरर है M1 और एक दूसरा प्लेन मिरर है M2। M2 इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होता है, मान लो यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट। ऑब्वियसली ये एंगल इन मिरर के बीच का थीटा है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। यहां से ये लाइट उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के यहां पहुंची और फिर इस मिरर के भी परपेंडिकुलर खींच सकते हैं हम लोग, नॉर्मल, और इससे रिफ्लेक्ट होकर के उधर चलेगी, है ना। यहां भी दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। ये दोनों एंगल मान लो अल्फा और अल्फा है, ओके। तो सिचुएशन क्या दिया गया है, टू प्लेन मिरर्स आर inclined are making angle theta with each other as shown. Find out net deviation produced for finally reflected ray after
रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच मिरर, दोनों से एक एक बार रिफ्लेक्ट किया और उसके बाद टोटल डेविएशन कितना होगा। तो अपने पास जो तरीका है कि डेल्टा नेट, तो दो मिरर यहाँ पे मान लो कि एक बार इधर आया तो इस जगह का नेट डेविएशन डेल्टा 1 है, सीधे इधर आता इधर मुड़ गया, और यहाँ भी ऐसे सीधे जाता उधर मुड़ गया तो डेल्टा 2 है। ठीक है। अच्छा, दोनों का सेंस एक ही है। मान लो ये क्लॉकवाइज डेविएट हुआ तो यहाँ भी एक क्लॉकवाइज हुआ, तो नेट डेविएशन में टोटल डेविएशन ऐड हो जाएंगे। तो डेल्टा नेट बोलोगे तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अगर ऐसा किसी कंडीशन में होता कि एक बार क्लॉकवाइज डेविएट होता एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे में हमें ये डेविएशन को माइनस करना पड़ता। तो डेल्टा 1 क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2i। डेल्टा 2 क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, यहाँ पे आई है। आई चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमें टोटल देखना है। अभी आया 2 टाइम्स पाई, ये पाई पाई 2 पाई हो जाएगा, तो कह सकते हो 2 टाइम्स पाई माइनस आई प्लस अल्फा, इस टाइप से देख सकते। पाई और पाई 2 पाई होगा, उसी को सिंप्लीफाई किया गया। अब जरा आई और अल्फा को देख लो, तो इसी डायग्राम में ये मान लो O है, ये मान लो कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल OPQ, OPQ में 3 एंगल थीटा प्लस ये वाला देखो, ये जो बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, क्योंकि ये नॉर्मल 90 एंगल बना रहा, तो ये अल्फा चला गया, ये जो बच गया वो बच गया पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तीसरा एंगल उसी तरीके से यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस आई, तीनों एंगल का सम पाई होता है ट्रायंगल में। अब ये दोनों कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या मिलेगा, तो आई प्लस अल्फा की वैल्यू थीटा मिल जाएगी। 2 को 1 में यूज कर दो, आई प्लस अल्फा को थीटा रख दोगे, देयरफॉर डेल्टा क्या बन जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। अब इस रिजल्ट से एक और इंफॉर्मेशन मिल रहा कि जो नेट डेविएशन है, नेट डेविएशन मतलब ये आ रहा था और इधर जाने लगा, मतलब इधर आ रहा था इधर से उधर जाने लगा, ये नेट है। आने का डायरेक्शन इधर और घूम के जाने का उधर, तो ये नेट डेविएशन जो है वो इंडिपेंडेंट है इस आई से। ये रे किस एंगल पे पड़ता है उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इसमें एक और भी बात हो सकती है कि सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे उधर ना जाके इधर वापस लौट जाए। वो कब हो सकता है, जब ये अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए। अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए मतलब ये 90 पे गिरे, इस पे परपेंडिकुलर गिरे, तो वापस उसी रास्ते पे आ जाएगा। तो अल्फा को अगर इसमें 0 कर दो तो आई क्या हो गया, थीटा। मतलब इस थीटा के बराबर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो ये लाइट रे फर्स्ट सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा,
वहां परपेंडिकुलर गिर जाएगा। क्यों परपेंडिकुलर गिरेगा? क्योंकि आई और थीटा बराबर है तो अल्फा 0 आएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये एंगल और ये एंगल सेम दिया है, मतलब ये लाइट सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा, है ना।